हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ रजत सर हैं। तो उनसे सबसे पहले तो रजत सर, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो हमने एक वीडियो रजत सर के साथ पहले ही रिकॉर्ड कर ली है। उसमें हमने बार्क का पूरा बैकग्राउंड, ठीक है, बार्क के बारे में जाना, बार्क के एग्जाम के बारे में जाना, बार्क के इंटरव्यू के बारे में जाना। उसके बाद कैसा प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है, और फिर उसके बाद जॉब कल्चर कैसा होता है, इन सब के बारे में हमने उस वीडियो में बात करी है। बट सर के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो हमको दूसरी वीडियो के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं। तो सर ने बार के एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके सर के उन एक्सपीरियंस के बारे में भी हमको जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम गेट के एग्जाम की बात करते हैं कि जैसा सर ने बताया था कि गेट के एग्जाम के थ्रू भी आप बार में जा सकते हैं। तो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गेट के एग्जाम का? तो मैंने गेट 2023 में अपेयर किया था प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद। एक्चुअली मैंने अपना बीटेक शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से कंप्लीट किया था। उसके बाद जनरली जो हम लोग प्राइवेट कॉलेज के होते हैं या इस पे तो बहुत ज्यादा फ्यूचर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरनेट और ये सब चीजें कोविड प्री कोविड एरा में इतना ज्यादा एक्सपोजर भी यूट्यूब पे नहीं था लोगों का। आप जैसे टीचर भी बहुत कम थे जो लोगों को ऐसे वीडियो से गाइडेंस दे पाए। हम्म। तो जब मेरे को समझ आया कि मेरे को सबसे पहला था मेरा कि मेरे को एनटीपीसी मैंने फोकस किया था, क्योंकि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ वहाँ एनटीपीसी का प्लांट है। ओके। तो मेरा पहले से ये एम था कि मेरे को एक पावर सेक्टर की एक अच्छी पीएसयू में जाना है, जिसमें मेरा एनटीपीसी ड्रीम हुआ करता था कि एनटीपीसी में मेरे को जाना है। ओके। तो एनटीपीसी को फोकस करके मैंने गेट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने जब गेट दिया 2023 में, तो मेरी 567 ऑल इंडिया रैंक आई थी। ओके। थोड़ा गेट का पेपर मेरा खराब हो गया था, उसके पीछे रीजन ये था कि गेट 23 से जस्ट पहले अक्टूबर के महीने में एचपीसीएल का एग्जाम हुआ था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का। ओके। तो उसका भी रिटर्न मैंने प्रिपरेशन, जब एक होता है कि एक बार आप लंबी प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद आपके एग्जाम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। यस। तो मेरा वो फेज आ चुका था। मैं कहीं एक नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहा था, कहीं दो नंबर से, बट एचपीसीएल में फाइनली मेरा ऑफर आया इंटरव्यू का। ओके। तो एचपीसीएल का लखनऊ में इंटरव्यू था। 27 जैन को इंटरव्यू था, 23 में, 2 साल एग्जैक्ट 2 साल पहले। ओके। तो मैं इंटरव्यू में गया था। तो उनके इंटरव्यू जनरली क्या होते हैं कि उसका इंटरव्यू का वेटेज तो आपका 15% होता है, ओके। बट वो वहां पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डिस्क्वालीफाई फिफ्टीन उनके हाथ में है। परसेंट या 50%? 15 वन वन फाइव फाइव ओके। हाँ, रिटर्न एग्जाम का 85% वेटेज है और इंटरव्यू का 15 वेटेज है। ओके। ओके। बट वो आपको डिस्क्वालीफाई करने का उनके पास रहता है, वो कर सकते हैं। मतलब उनका ये होता है कि आज सर्टेन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इंटरव्यू में आए हैं, इसमें से इतनों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि वैकेंसी फिक्स ओके। है। ओके। तो आप अच्छे भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रिलेटिव हो गया चीजें। ओके। और वहां पे आपका उनका नॉन टेक इंटरव्यू पूरा नॉन टेक होता है। पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप टास्क होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके। तो चीजें ठीक है वहां पे। तो वहां पे मैं ग्रुप टास्क वाला जो हमारा राउंड था, उसमें मेरा काफी अच्छा मार्क्स था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, मैं सेटिस्फाइड भी था। बट ओके। पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि आप उसको जज नहीं कर सकते पर्सनल इंटरव्यू आप किसके हिसाब से अच्छा है किसके हिसाब, क्योंकि पूरा नॉन टेक था। यस। वो थोड़े नॉन टेक क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं, टेक्निकल एकदम नहीं लेते, टेक्निकल वो एकदम। ओके। तो वहां पे मेरा एचपीसीएल में गेट उससे नहीं हुआ। फिर मैं गेट अपियर हुआ, तो गेट में मेरी रैंक आई। रैंक आने के बाद गेट में मेरे को ये समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाएगा। ओके। तो उसके बाद गेट का आने के बाद मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग गया। तो उसके बाद एनटीपीसी जो कि मेरा ड्रीम था, तो ऑब्वियस उसका फॉर्म तो भरना ही था। उसके पहले ही बार्क का फॉर्म मैं भरा, तो मेरा बार्क में बीआरसी में हो गया। लेकिन उसके पहले मैं गेट में एज अ बैकअप, अब बैकअप टर्म यूज करना सही नहीं है, बट मैं आईटी में एमटेक के लिए भी अप्लाई किया था। तो मेरे को आईटी दिल्ली में कंट्रोल सिस्टम में एडमिशन मिल गया था। ओके। वो सीट मेरे को अलॉट हो गई थी काउंसलिंग के थ्रू। फिर उसके बाद लेकिन मेरा बाद में हो गया, तो फिर मैं वो छोड़ के बीआरसी चला आया। देन उसके बाद मेरा जो है कि फाइनली एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हुआ, बट अब बार्क में आने के बाद फिर एनटीपीसी में नहीं गया। ओके। सो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एचपीसीएल के इंटरव्यू के बारे में बताया था। तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि आप ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं, जो मैंने गलतियां करी तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं?
देखो, मैं ये एकदम क्लियर होकर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूँ और काफी सारे फेलियर को भी मैंने देखा है, बाद में सक्सेस भी मिली है, तो ये पार्ट है। लेकिन आपको जो चीज करनी है कि आप अपना एम क्लियर रखो। ओके। सपोज आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, मैंने भी गलती की थी कि लोग सिर्फ गेट पे फोकस करते हैं, साइड के एग्जाम से फोकस नहीं करते। लोग ये बोलते हैं यार सिंगल फोकस हो। ओके। आपको सिंगल फोकस टू द सिलेबस होना है, सिंगल फोकस टू द एग्जाम नहीं होना है। आप ओके। सिलेबस पे फोकस रखिए कि मेरे को टेक्निकल पढ़ना है, आप टेक्निकल पढ़िए, थोड़ा थोड़ा नॉन टेक भी, जैसे मैथ्स है या फिर एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड तो हर जगह आता है, तो थोड़ा उस पर फोकस करिए। यस। लेकिन इससे रिलेटेड आपके जितने एग्जाम आते हैं, आप सारे एग्जाम में एटलीस्ट अपियर होइए। तो उससे होगा क्या कि आप अगर कई जगह, जैसे मैं आपको बताऊं कि बीआरसी का इंटरव्यू आने से पहले मैं एचपीसीएल का इंटरव्यू दे चुका था। ये सारे नॉन टेक्निकल इंटरव्यू हैं, बट उसका एचपीसीएल का दे रखा था, वो मेरा पहला इंटरव्यू था। वहां से मेरे को काफी लर्निंग मिली कि क्या चीजें बोलनी है, कितना चेहरे कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है, लोग कैसे होते हैं थोड़ा। उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है, उसका भी रिटर्न में क्वालिफाई किया था। शिमला में एग्जाम हुआ था, देन शिमला में ही उनका इंटरव्यू भी था, वो भी देने गया था। तो वो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट काइंड ऑफ आप आयोग का इंटरव्यू है, तो थोड़ा सा समझ सकते हो, उसका अलग नेचर होता है, लेकिन आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो आपको पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, आपको सिलेबस अपना रिजिड रखना है। उस सिलेबस के आसपास आपके जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, रेपुटेटेड एग्जाम, ये भी नहीं बोलूंगा मैं कि आप इसका प्रिपेयर करते करते फिर एक साउथ के किसी स्टेट का जेई का पेपर आ जाए तो वो देने चले जाओ, ये भी नहीं करना है। रिलेवेंट जहां आप ज्वाइन कर सकते हो, एटलीस्ट ओके। ज्वाइनिंग आपका कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं का फिर कुछ भी फिर भरने लगो। कई बार ऐसा होता है कि लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं कि यस। यस। यूपी में है, दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर बिहार जेई दे रहे हैं, फिर छत्तीसगढ़ जेई दे रहे हैं, जो आपको ज्वाइन नहीं करना है। तो सिलेबस और आप अपने किस काइंड ऑफ नेचर का जॉब आपको चाहिए, उसको लेके आप स्टिक रहिए और तैयारी करिए। ओके। तो फोकस रहना है, बट उस सिलेबस के जो भी एग्जाम आप दे सकते हैं, जो भी आपका प्रेफरेंस है कि मेरे को यहाँ पे जॉब करनी है, तो उनके आपके फॉर्म लगाने चाहिए आपको और एग्जाम देने चाहिए। यस सर। ठीक है, कि बिल्कुल। जैसे सर ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया, उसको क्वालिफाई किया, एचपीसीएल का एग्जाम दिया, हिमाचल प्रदेश जेईई एएन का एग्जाम दिया, और बार का भी एग्जाम दिया। तो ये सब आई थिंक सर रिलेटेड एग्जाम है, इनमें जो पूछा जाता है वो लगभग सेम ही रहता है। लगभग सर, लगभग सब सेम है। देखिए, जो जैसे आपका एनटीपीसी आईओसीएल इन सब में शॉर्टलिस्ट हो गए तो गेट से होगा, ये तो फिक्स है। हम्म। एक बार आपका गेट में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो आपको करीब करीब ओवर द ईयर आपको अगर आप आईटीज को भी इंक्लूड करोगे तो कम से कम 10-15 इंटरव्यू आपको देने मिलेगा, आईटीज के भी एडमिशन के इंटरव्यू। कई लोगों का होता है कि उनको आईटीज में एडमिशन नहीं लेना होता, प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप काउंसलिंग में जाके इंटरव्यू दो, एटलीस्ट आपका टेक्निकल स्ट्रांग होगा। क्योंकि आईटी बॉम्बे के प्रोफेसर, क्योंकि उनका इंटरव्यू, आईटीज का इंटरव्यू क्या होता है कि बहुत पहले हो जाता है। ओके। वो अप्रैल मई में ही, क्योंकि उनका जुलाई से सेशन स्टार्ट होना है, तो यस। मई यस। जून में उनका इंटरव्यू हो जाता है। और पीएसयू जनरली उसके बाद ही इंटरव्यू आते हैं, जनरली मेजर। तो ओके। आपको क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा, थोड़े आप कंफर्टेबल हो जाओगे टेक्निकल चीजों को लेके। तो और बाकी जो ये है आपकी इंडियन ऑयल वगैरह, इनके इनके इंटरव्यू जनरली नॉन टेक्निकल ही होते हैं। ये आपका एचआर इंटरव्यू ही लेते हैं, तो उसमें आप कंफर्टेबल, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको थोड़ा बोलने का। तो आप थोड़े ऑप्शन रखना चाहिए, थोड़े ऑप्शन और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं श्योर हो सकते कि मेरा यहाँ हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं यस। होता। यस। कट ऑफ कितनी चली जाएगी आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके साथ लोग जो तैयारी कर रहे हैं, कौन कितना कब मार्क्स स्कोर कर जाएगा, तो उसका आइडिया नहीं होता। ओके। तो ये गेट के थ्रू जो एनटीपीसी के हम एंट्री होते हैं, तो उसमें आपने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके इंटरव्यू का कैसा सिनेरियो था, क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर, इसमें यह है कि लास्ट 2 ईयर से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि एनटीपीसी इंटरव्यू नहीं ले रहा है। ओके। अभी इस ईयर का नोटिफिकेशन का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन लास्ट 2 ईयर और 3 ईयर से एनटीपीसी सिर्फ और सिर्फ आपका गेट के मार्क्स पे आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोस्ट दे रहा है, डायरेक्ट। ओके। तो आप अगर मान के चलो कि आपकी गेट की प्रिपरेशन अच्छी है और आपको इंटरव्यू से डर लगता है, या आपको लगता है कि यार इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं हो सकता, तो एनटीपीसी आपके लिए अच्छा है। एक बार एनटीपीसी में हो जाएगा तो आप पैरेलली आईओसीएल पीजीसीआईएल इनके इंटरव्यू, लेकिन सर बताऊं मैं, इनके भी इंटरव्यू बहुत टफ नहीं होते। जैसे बार का इंटरव्यू एकदम अलग है, क्योंकि वो टोटली सिलेक्शन ऑन इंटरव्यू है। ओके। तो उसका इंटरव्यू ऑब्वियस है कि लंबा होगा, ऑब्वियस है कि टफ होगा, क्योंकि वो आपका टेक्निकल सारा नॉलेज वही चेक करेंगे, उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन देंगे, यस। वो भी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। यस। बाकी जगह क्या होता है कि वो ज्यादातर जो आईओसीएल वगैरह या एनटीपीसी की जॉब है, थोड़ी मोर और लेस मैनेजरियल, इंजीनियरिंग प्लस मैनेजरियल जॉब्स। वहाँ इतना कोर टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ी मैनेजरियल जॉब भी होती है।
तो ओके। वो क्या करते हैं, इंटरव्यू आपका सिर्फ और सिर्फ एचआर पे लेंगे। ओके। तो वहां अगर आपका एचआर नॉलेज अच्छा है तो, क्योंकि वो क्या करते हैं 85% वेटेज देते हैं रिटन एग्जाम को, तो रिटर्न जब टेस्ट। 85% वेटेज में आप टेक्निकल करके आ ही रहे हो तो वापस से टेक्निकल का बहुत सेंस बनता नहीं है। तो 15% में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे, आपका बाकी चीजें एचआर वगैरह टेस्ट करते हैं। तो ओके। इंटरव्यू अच्छा होता है, कोई बहुत दिक्कत नहीं। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, और एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप बता पाए। गेट एग्जाम के लिए सर मैंने जनरली फ्री चैनल्स को ही प्रेफर किया था। तो ओके। सेल्फ स्टडी एंड फ्री चैनल्स तो ओके। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे। एक अंकित गोयल सर हैं गेट फील्ड के, खासकर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सब लोग उनको जानते हैं सर को। सर का चैनल है, सर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। तो ओके। अगर आपका ऐसा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हो, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उनके चैनल या अदर भी बहुत सारे मेडिजी के चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदर देन दैट, अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हो, आपको थोड़ा डर है, या कॉलेज में बहुत अच्छा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं है, तो आप फुल पेड कोर्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लेना तो पड़ेगा, आप सेल्फ स्टडी डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा गाइडेंस, थोड़ा गाइडेंस। सब्जेक्ट्स का, क्योंकि अब सर लोगों का एक्सपीरियंस इतना होता है, आप टेक्निकल सब्जेक्ट को खुद से कितना पढ़ पाओगे। यस। तो आप फ्री यूट्यूब पे फ्री पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप चैनल्स वगैरह या कोई भी अच्छे रेपुटेटेड, गेट इंडस्ट्री तो सर बहुत छोटी है, तो बहुत लिमिटेड कोचिंग्स हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। जो चीजें मेन ध्यान रखने वाली है कि आपको कभी भी गेट का एग्जाम पे आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4 सब्जेक्ट छोड़ के चले गए, ये आपको नहीं करना है। आप अपने सब्जेक्ट्स को 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहले 4 सब्जेक्ट जो आपके एकदम स्ट्रांग है, जिसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ही करोगे विद वेटेज, आप अपने सब्जेक्ट का वेटेज भी देखो कि गेट में कितना है। क्योंकि गेट में आपको बहुत नंबर नहीं लाने होते, 60-70 नंबर पे आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं, बहुत नंबर आपको नहीं लाना। तो आपको क्या करना है कि 4-5 अच्छे सब्जेक्ट रखो जो एकदम आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे, वेटेज जिसका गेट में ज्यादा हो। बीच के सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप अटेम्प्ट करोगे, नहीं होगा तो छोड़ दोगे। लास्ट के सब्जेक्ट कुछ ऐसे रखो जिनके वेटेज 2 नंबर 4 नंबर के आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट बड़े होते हैं। तो ओके। आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ के जा सकते हो। तो लेकिन पढ़ना आपको सारा है। और उसके बाद मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट इज मस्ट। आपको अक्टूबर नवंबर के महीने आते आते तक फैब एग्जाम होता है, तो आपको टोटली वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। बिना मॉक टेस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो फिर भी मॉक टेस्ट देना है। आप मॉक नहीं छोड़ सकते। तो टेस्ट ऑब्वियसली हर एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए टेस्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बहुत बहुत करते हैं। बहुत। ठीक है। तो सर ने एग्जाम के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम और इंटरव्यू सर ने दिए हैं अपनी जर्नी में, तो वो सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सर अब आपकी बीटेक की जर्नी पे हम आते हैं। ठीक है। और सर ने बीटेक ऑनर्स किया है और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, शारदा यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीटेक किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर ने, सर आपका। और मेरा क्वेश्चन एक रिलेटेड ये भी है कि आपने थोड़ी देर पहले ऐसा बोला था कि हाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीटेक करके और आप अभी बार्क साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे हैं, तो बहुत लंबी जर्नी रही है ये। तो उस चीजों के बारे में आप बता सकें जो रियल एक्सपीरियंस होता है प्राइवेट कॉलेज से निकल के और हम इतनी बड़ी पोस्ट पे गए हैं। तो सर एक्चुअली इसमें यह है कि शारदा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। आपका वहाँ का करिकुलम, वहाँ का प्रोफेसर, इवन आप ये समझो कि शारदा यूनिवर्सिटी में मेरे जो, जिनके गाइडेंस में मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, या जो सबसे जिनके सबसे मैं क्लोज था, या जिनके अंडर में, वो आईआईटी रुड़की के रिटायर्ड डायरेक्टर थे। तो ऐसे लोग भी शारदा यूनिवर्सिटी में एज ए डिस्टिंग्विश प्रोफेसर काम करते हैं। आपको अगर आप पढ़ने वाले हो, आप सीखने वाले हो, तो वहाँ पे अभी तो मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा था कि वहाँ पे हैकेथॉन वगैरह, और आजकल जो कल्चर चल रहा है आईटी इंडस्ट्री का, तो काफी पीक आया हुआ है। यूनिवर्सिटी Okay. अच्छी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेफर करने का मतलब यह है सर, जैसे अब ग्रेटर नोएडा में मैं था, वहाँ नॉलेज पार्क में यूपीटीयू के बहुत सारे कॉलेज हैं, कई सारे कॉलेज हैं। तो वहाँ क्या होता है, जनरली लोग गवर्नमेंट एग्जाम या गेट की तरफ फोकस नहीं करते। आपको ग्रुप जो मिलेगा वो ग्रुप ऐसा होगा कि जनरली वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में वो चले जाएं। तो Okay. आपको थोड़ा सा ग्रुप ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको इनकरेज करे कि आप ठीक है गेट की प्रिपरेशन करते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तरफ। वहां पे जनरली गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है कि ठीक है टेक्निकल नहीं करना तो फिर एसएससी या फिर रेलवे या फिर Okay. यूपीएससी का वो। Yes, yes, तो yes. टेक्निकल फील्ड की गवर्नमेंट जॉब पे उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, जबकि आपके पास टेक्निकल डिग्री है, आपको देना चाहिए। तो प्राइवेट का मतलब ये था। अब आईआईटीज वगैरह में क्या होता है,
या अच्छे कॉलेजेस में क्या होता है, वहाँ के प्रोफेसर रेगुलरली अब गेट का एग्जाम वो खुद ही ले रहे हैं, वो खुद यस। इन्वॉल्व है उस प्रोसीजर में। तो बच्चे भी उस तरीके से मोटिवेट होते हैं, वो आगे देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, उनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो हम्म। उनको थर्ड ईयर चीज में जो चीजें पता चल जाती हैं सेकेंड ईयर में पता चल जाती हैं, हम लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता था उस समय, इंटरनेट वगैरह और ये सब उतना चीजें नहीं थी, लेकिन अब तो खैर सबके लिए बराबर हो गया। हम्म। बट मेरा कहना यह है कि आप किसी भी कॉलेज से हो, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपना एम क्लियर रखते हो, और आजकल डिजिटल मीडिया के से यूट्यूब वगैरह से आप मोटिवेशन ले सकते हो, देख सकते हो फॉर्म्स कब आते हैं, आप फिल कर सकते हो। थर्ड ईयर में आजकल गेट वो हो गया है आपका कि अलाउ हो गया है। ओके। तो अगर आप एक बार एम बना लेते हो कि मेरे को इस फील्ड में आना है, तो मेरा ये सजेशन है कि आपका कॉलेज खत्म होने से पहले आपकी गेट की कोचिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, एटलीस्ट एक बार सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। ओके। देन आप ड्रॉप लो। उसके बाद अगर आपका नहीं होता तो आप ड्रॉप ले सकते हो, तो आपका एक ड्रॉप में काम हो जाएगा। कोई मेजर, अगर आप सिलेबस कंप्लीट है, नोट्स आपके पास हैंड रिटन है, तो उसके बाद आप थोड़ा हेल्प लेके यूट्यूब से और यहाँ से थोड़े सीनियर से बात करके आप उसको क्रैक कर सकते हो इजीली। और यहाँ कंपटीशन सच में बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से कम है, जैसे जो बाकी आपके सीजीएल वगैरह एसएससी। या इनसे होते हैं, यस। तो एसएससी सीजीएल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत अच्छे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है। पीएसयू में अगर आप जाते हो किसी, तो आपको प्राइवेट लाइफ भी इंजॉय करने को मिलेगी, क्योंकि मोर और लेस सारे पीएसयू कॉर्पोरेट कल्चर फॉलो करते हैं, यस। तो पर्क्स बहुत अच्छे हैं। ओके। ऑफिसर वाली जॉब करनी है तो आप ऑफिसर वाली जॉब भी, असिस्टेंट इंजीनियर एंड इस टाइप की जॉब आप स्टेट पीएससी की जॉब ले सकते हो, तो एक्सपोजर है। ओके। तो जैसे बीटेक बैकग्राउंड होता है तो प्लेसमेंट ऐसा कुछ या फिर आपके माइंड में पहले से ही था कि मेरे को तो गेट प्रिपेयर करके और एनटीपीसी में जाना है, कब आपके माइंड में ये चीज आई? ठीक है कि जनरली प्लेसमेंट पे भी बैठते हैं, लेकिन आपने जैसे पहले ही बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट जॉब में ज्यादा फोकस होता है, यस गवर्नमेंट जॉब यस। में कम होता है। बट आईआईटी हाँ, का जो एनवायरनमेंट है वो इसी चीज को प्रोत्साहित करता है, मिक्स होता प्रेफर है सर, करता है। बिल्कुल ठीक है। आईआईटीज में मिक्स चीजें तो होती हैं। तो ये चीज आप बताना चाहें कि आपके माइंड में कब आया कि मेरे को इस हाँ डायरेक्शन तो में जाना है? सर ऐसा होता है कि मतलब अब ये जो है स्टेटमेंट, इसमें हो सकता है कुछ लोग एग्री करें ना करें, लेकिन मोर और लेस चीजें यही होती हैं कि थोड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर थोड़ी सी चीजों का लेट मिलता है सबको ही। तो ऐसा था कि मेरा भी कॉर्पोरेट में था, मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में ही प्लेसमेंट हो गया था। तो उसके बाद ही मैं सोचा कि मतलब मेरे मन में तो था ये कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, बट फोर्थ ईयर के में ही मैं सोचा कि अब गेट की प्रिपरेशन करनी है एंड पीएससी को टारगेट करना है। ओके। तो तब तक थोड़ा डिले हो गया था, क्योंकि फोर्थ ईयर में बहुत एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें, प्लेसमेंट एक्टिविटी चल रही हैं, यस। कॉलेज के भी प्रोजेक्ट, बीटेक के प्रोजेक्ट चलते हैं, तो ड्यूरिंग कॉलेज प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, और उस समय इतना डिजिटल चीजें नहीं थी, तो हमारे लिए तो था कि आपको ऑल द वे मेडिजी ही जाके ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। उस समय इतने ब्रांचेस, इतनी सारी कोचिंग्स भी नहीं थी। यस। तो उसके बाद मैं फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने मेडिजी कोचिंग ज्वाइन किया था कालू सराय में। और 6 और 7 मंथ का था, वो भी थोड़ा हेक्टिक होता है, वो भी अलग अलग एक्सपीरियंस है, बट हाँ उसके बाद ही मैं थर्ड फोर्थ ईयर में सोचा था कि अभी जो है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ थोड़ा जाना है। ओके। तो मैं जैसे जेई की कोचिंग कराता हूँ, ठीक है। तो आपने जो 4 साल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये शारदा यूनिवर्सिटी जो बीटेक की है, तो किन चीजों का, क्योंकि सबका तो आईआईटीज एनआईटीज में नहीं होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये, बिल्कुल। मेरे सामने रियल एग्जांपल है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी करके बहुत सारे अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी बिल्कुल सर, बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं। प्रिफर आगे अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 4 साल में स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम यूथ ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से बीटेक करती ही है, ठीक है। यस सर। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें। ठीक है, तो सर जैसे आप जेई की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप जानते हैं कि आईआईटीज में ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास यस। लोगों का होता है, एंड अगर एनआईटीज वगैरह कंसीडर करें तो 20-30 थाउजेंड तक आपकी यस। टॉप 30 तक टॉप कॉल। और जेई देने वाले कितने हैं, आई थिंक कितने होते हैं 3 लाख के अराउंड हो चुके हैं अभी। हो 13। चुके हैं। तो हाँ, तो सबको, ज्यादातर लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया में बुरी नहीं है, अच्छी हैं, बहुत सारी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। शारदा यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, मैं वहां से हूँ इसलिए रेफर कर रहा हूँ।
लेकिन ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी हैं, अच्छा करिकुलर, अच्छी फैकल्टी और अच्छा आपको इन्वायरमेंट देती हैं, और डिजिटल वर्ल्ड से आपको बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे इन्वायरमेंट, आप प्राइवेट इंटर्नशिप खुद से ले सकते हो। ऐसा नहीं, आईआईटीएन हो तो आप सक्सेसफुल होगे, नो डाउट, लेकिन आप आईआईटीएन ही होगे तो सक्सेसफुल होगे ये नहीं। आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीटेक करके सक्सेसफुल हो सकते हो। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, और अपने मीन्स कोर कोर जो आपका इंटरेस्ट है उसमें काम करना। यस। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, प्लेसमेंट हर जगह से हो रही है। आप गवर्नमेंट में आना चाहो, नहीं आना चाहो, कोई बात नहीं। कॉलेज में जो आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज में आपको थोड़ा सा अपने एकेडमिक पे ध्यान देना है। ओके। एकेडमिक पे ध्यान देना है कि आप एकेडमिक से बाकी चीजें करो। कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग भी यस। इंजॉय करते हैं, बहुत सारे क्लब हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, वो भी आपको करना है। लेकिन आपको सिर्फ वही नहीं करना, अपने एकेडमिक पे ध्यान देना है, अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप कॉलेज में आपके 5-6 कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और वहां पे टाइम कितना मिलता है? हर हम्म। सेमेस्टर में आपके 1 या 2 ही कोर सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 महीने में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपके पास टाइम अच्छा है। तो अगर कोर सब्जेक्ट आपके वहां कंप्लीट होते हैं तो आपको आगे बहुत बेनिफिट, बहुत बेनिफिट तो कोर सब्जेक्ट्स पे। और अगर आप कॉर्पोरेट में जाने का सोच रहे हो, या एम आपको सेकेंड ईयर तक, थर्ड ईयर में आते आते ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। ओके। आपको गवर्नमेंट जॉब की, नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जैसे सिविल हो गया, ये सब हो गया, एसएससी वगैरह, स्टेट एग्जाम। आपको टेक्निकल में आना है तो गेट हो गया, और स्टेट इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, या आपको प्राइवेट में जाना है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर थर्ड ईयर से आप अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप स्किल इंप्रूव पे ध्यान दो। आजकल जो भी आपका ट्रेंड चल रहा हो प्राइवेट में, डेटा साइंस वगैरह या जो भी है, यस। कोडिंग्स वगैरह, उस पे। अदरवाइज आप गवर्नमेंट में आते हो तो इधर की प्रिपरेशन आपकी थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जानी चाहिए, विद कॉलेज एकेडमिक प्लस प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। ओके। ओके। तो ये सर अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि थर्ड ईयर में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपको ड्रॉप या ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आफ्टर कॉलेज जॉब लेने के लिए। ठीक है। तो सर इससे रिलेटेड जैसे आपने बोला कि सब बच्चों का नहीं होता है, मैं भी बहुत सारे बच्चों का देखता हूँ कि नहीं होता है। और आज का ऐसा टाइम चल रहा है कि इतना ज्यादा क्रेज है कि नहीं होता है तो बच्चे, पहले तो ऐसा नहीं होता था बट इस पॉइंट को बहुत हाईलाइट करा जा रहा है क्योंकि एक्चुअल में चीजें हो रही हैं कि बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि सर आज जो हमारे साथ है वो रियल एग्जाम्पल है कि बार एग्जाम को क्वालिफाई करके और इतने सारे एग्जाम को क्वालिफाई करके और अच्छी पोस्ट पे हैं, प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़ के हैं। ठीक है। तो सर आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सर की बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत सारे फेलियर सर ने देखे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो जहां भी पढ़ाता हूँ वहां पे तो बोलता ही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी मैंने जेई की प्रिपरेशन करी थी बट उसमें कुछ हुआ नहीं। फिर आगे जाके जेएम के एग्जाम के थ्रू हम आईआईटीज में पहुंचे तो अलग बात है। तो मेरे एग्जाम्पल से तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन आपका जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप स्टूडेंट को शेयर करना चाहें, गाइडेंस देना चाहें। यस सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि सर ने प्रिपरेशन की थी जेई की, मैंने भी जेई की प्रिपरेशन की थी। मैं आपको बताता हूँ, अभी जो थोड़ा सा 10th 12th के स्टूडेंट्स में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, यस। खासकर कोटा का नाम बहुत इसमें आ रहा है कि हर वीक या हर मंथ हम लोग पीछे देखे बहुत सारी न्यूज आ रही थी। तो मैं भी कोटा में था। मैं 12th के बाद कोटा गया था, ड्रॉप लिया था, और कोटा में एलएन कोचिंग में था मैं। तो अब तो काफी रिलैक्स हो गया रूल आने के बाद। हमारे टाइम में हर संडे, ऑलमोस्ट हर 15 डेज पे एग्जाम होता था। यस। 6 दिन कोचिंग फिर एग्जाम, यस। 6 दिन कोचिंग फिर एग्जाम। तो स्ट्रेस हम लोगों के टाइम भी था, और मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी जे एडवांस में वेटिंग लिस्ट में था, तो नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर शारदा यूनिवर्सिटी भी मेरे को जेई मेंस के काउंसलिंग के थ्रू मिली थी। मेंस में मेरे मार्क्स कम थे, बट वो मेंस से काउंसलिंग से, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में नहीं लिया था, मेंस के थ्रू लिया था। तो जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है ना, तो उसमें प्राइवेट कॉलेज आते हैं, तो ओके। उसके थ्रू मिला था। तो मोर और लेस मेरा आईटी एनआईटी कहीं नहीं हुआ, बट शारदा में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर डिसाइड, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। ठीक है, आप अच्छे कॉलेज जाओगे, लोग अच्छे मिलेंगे, लेकिन आजकल एलुमनाई नेटवर्क हर जगह अच्छा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी, मेन आपका कॉलेज में 2 चीजें डिपेंड करती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फैकल्टी, एंड थोड़ा सा एलुमनाई नेटवर्क। तो ये चीजें आजकल प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत अच्छे हो गए हैं। सुसाइड करने या ऐसा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है।
फैक्ट है कि 15 लाख में 10 हजार ही जाने वाले हैं, तो आपको पहले से पता है कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है। लेकिन आगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ऐसा नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी। आप एक बार बीटेक कंप्लीट करो, फिर आपको गेट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एमटेक करने जाओ, आईआईटीज में एमएस करने जाओ, फॉरेन में एमएस करने जाओ, जॉब में जाओ, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करो, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। इसलिए इतना डिस्करेज होने की या इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी उस लेवल पे जहाँ जरूरत एकदम नहीं यस। तो बिल्कुल सर ने इतने सारे ऑप्शंस विद इन 1 मिनट में आपको बता दिए कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक भी कर रहे हैं तो सारे ऑप्शंस आपके लिए ऑब्वियसली ओपन है, चाहे आईआईटीएन हो, चाहे नॉन आईआईटीएन हो, चाहे एनआईटी से पास आउट हो। ठीक है। बस ये है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ज्यादा, ऑब्वियस। करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो सर इसमें मैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ आता हूँ कि मेरे टाइम पे जैसे कि जेई का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा था, क्रेज आज भी है। बट आज के टाइम पे बहुत सारे फील्ड हो चुके हैं, कि अलग अलग फील्ड, बहुत सारे फील्ड हो चुके हैं, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा जेई में ही जाना चाहता है, क्रेज आज भी है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे कि बहुत सारे फील्ड्स हैं, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग या डॉक्टर करके ही आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, इन चीजों के बारे में। तो जैसे इसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि या तो डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनेंगे। आपको एआईपीएमटी, पहले एआईपीएमटी होती थी, बाद यस। में नीट हो गई। यस। या फिर आपको जेई या फिर क्वालिफाई करना ही करना है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन मीन्स लिटरली बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे होता क्या था कि सर आप एमएससी हो, जनरली लोग एमएससी करने से बचते हैं कि यार टेक्निकल डिग्री एक लेनी है, साइंस वाले फील्ड में नहीं जाना। मैं आपको बताऊं कि अगर आप बीआरसी में आने का सोचते हो, बार बार की फॉर साइंस बैकग्राउंड, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो ना, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग इंजीनियर्स के लिए भी है। लेकिन जैसा है कि आपको साइंटिस्ट बनना है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलता है, अगर आप एमएससी करके आते हो तो। ऐसा नहीं है, और बहुत सारे एमएससी से लोग आते हैं, एमएससी फिजिक्स बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांड में रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आप पीएचडी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बिल्कुल ही टेक्निकल और साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हो। आप फैशन डिजाइन की तरफ जा सकते हो। आप लॉ, इतना अच्छा क्लैट का पेपर होता है जो कि जेई से बहुत इजी होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ में, आप बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एनएलयू से जा सकते हो, वहां जाना थोड़ा इजी है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप एमबीए, कुछ ग्रेजुएशन डिग्री के यस। बाद आप आईएम वगैरह का दे सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो। तो आपको पैशन अपना फॉलो करना है, वो आपको समझना पड़ेगा। आईआईटी या अच्छा इंजीनियर होने से मतलब आप बेमन से इंजीनियर बन जाओ या जबरदस्ती इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। अपने पैशन को फॉलो करो। बहुत सारे फील्ड हैं आजकल तो, हर जगह इतने सारे फील्ड। पायलट बनने का कोई नहीं सोचता सर, जितने में यस। लोग एमबीबीएस के बारे में इतना सोचते हैं, पायलट बन सकते हो। तो इसके बारे में लोग थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर और थोड़ा मम्मी पापा को भी जागरूक होना पड़ेगा कि अब बहुत सारे फील्ड हैं, सिर्फ यही एक नहीं है कि आईआईटीएन नहीं बने तो दिक्कत है या फिर एमबीबीएस नहीं किया तो दिक्कत है, ऐसा यस। तो सर ने फिर से आपको सामने बहुत सारे ऑप्शंस बताए गए हैं कि इंजीनियरिंग डॉक्टर ही कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअल में सर ऐसा फिनोमिना है कि नहीं। कोई बच्चा अगर साइंस मैथ लेता है तो वो केवल उसकी माइंड की थिंकिंग ही ऐसी बनाई हुई है सराउंडिंग ने कि वो जेई करना प्रेफर करता है। ऐसा और वो ऐसे सोचता है कि जेई में नहीं हुआ तो शायद मेरा कहीं भी नहीं होगा। बट है नहीं होगा। ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है। तो नहीं है इसकी। हाँ, तो मैं हम। बताता हूँ, जैसे मैं अपने प्राइवेट कॉलेज से शारदा यूनिवर्सिटी से किया, तो वहाँ पे अब होता है यूजुअली कि आईआईटीज का पैकेज बहुत अट्रैक्टिव होता है, लोग बहुत अच्छी जॉब पाते हैं। तो आईआईटीज के जितने भी एवरेज पैकेज होते हैं, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, तो मेरे जितने भी दोस्त थे जो प्राइवेट कॉलेज में गए, प्राइवेट मतलब प्राइवेट जॉब में गए, आज वो उनके बराबर सैलरी पा रहे हैं। सर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, 1 साल 2 साल आपको, लेकिन सैलरी बराबर है और सेम कंपनी में भी है। बहुत सारे लोग एमएनसी में हैं, बहुत सारे लोग अच्छी कंपनी में। तो ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ ओके। तो आपकी थ्रू आउट हमने जर्नी देखी है। ठीक है, सर यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से ये चीज बता देता हूँ। तो थ्रू आउट आपने जर्नी देखी है सर की, सर की जर्नी के बारे में सुना है। तो सर मेरे को जितना आइडिया लगा है कि बहुत हर जर्नी में बहुत सारे फेलियर आते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, उसमें डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं, देन फाइनल जाके बहुत टाइम बाद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिली है। ठीक है, सर का फिर एनटीपीसी में भी हो गया जो सर की ड्रीम जॉब थी, फिर बार्क में भी हो गया। तो सर ये जो जर्नी होती है उसमें
किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए आज की यूथ को, स्टूडेंट्स को, जो आगे आने वाली जनरेशन है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहें कि आप जब फेलियर हो रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से। तो इसमें है कि जब फेलियर आता है, जब आप रिजल्ट देखते हो, तो सबको ही नहीं होता है, तो सबको दुख होगा। हर कोई यही बोलता है कि ठीक है, आप उसको भूल जाओ, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। मेरा पर्सनल बिल्कुल, एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल, इतना इजिली आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही बात। तो लेकिन आपको ये है कि आप सैड हो, आप उस पर अफसोस भी करो, आप तैयारी किए हो, नहीं हुआ है अफसोस करो, लेकिन उससे सीखो कि आपका क्या मिस्टेक रह गया, इस एग्जाम में क्या मिस्टेक रह गया। ऐसे आप अगर सपोज बोलते हैं ना कि अगर आपका, आप बोलते हैं कुछ लोग कि मेरा लक खराब है, आपका लक अगर 1% भी काम करता है तो आप 100 एग्जाम दो, कभी तो लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। 1% तक आपका जिस दिन काम करेगा, उसके सिलेक्शन लिस्ट के पीडीएफ में आपका नाम होगा। तो ये आप अपना अल्टीमेट गोल सोचो कि एक सिलेक्शन के एक पीडीएफ में आपका नाम आएगा, और जरूर आएगा। आपको करना क्या है, जब आप फेल हो रहे हो तो उस फेलियर से कुछ सीखो कि यार इस पर क्या कमी रह गई थी, किस सब्जेक्ट में कम रह गया था, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रह गया था, मॉक टेस्ट कम रह गए थे, क्या दिक्कत रह गई थी, उसके बारे में सीखो। टाइम आपको मिलेगा, एग्जाम सफिशिएंट होंगे। ये भी है, एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि एग्जाम टाइम पे नहीं होते या रेगुलर नहीं होते। तो इंजीनियरिंग फील्ड के एग्जाम तो जनरली रेगुलर होते हैं, क्योंकि गेट आईआईटी ले रही है, वो आपका टाइम पे लेगी ही लेगी, पीएसयू रिक्रूट करेंगे ही करेंगे। बार का पेपर टाइम पे होगा ही होगा, इसरो का पेपर होगा ही होगा। तो कुछ चीजें हैं जो सर्टेन है, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन यही है कि फेल्योर से घबराना नहीं है, डरना नहीं, और छोड़ना बिल्कुल नहीं। आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आपको इम्प्रूव करना है। अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, कितना भी फेल्योर हो, एट द एंड आप सक्सेस हो जाओगे। और सक्सेस सिर्फ एक नहीं कि सिर्फ मेरे को गेट ही करना है। थोड़ा हम्म। सा एक्सपोजर आपको रखना पड़ेगा, सेम काइंड ऑफ एग्जाम पे, सेम चीजों पे। आप एमटेक के लिए जा सकते हो, आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो थोड़ा सा आपको एक्सपोजर रखना पड़ेगा सारे लोगों। बेसिकली आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी। हाँ, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको अगले एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर ने अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग आपको सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरीके से शेयर किए। तो सर, कन्वर्सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी थैंक यू। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। मैं आप सभी अरे थैंक यू। कि हम लिंक्डइन से कनेक्ट हुए हैं, और जब सर को मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी तो फर्स्ट बार में ही सर एग्री हो गए थे, ठीक है। बट बहुत टाइम लग गया हमको ये वीडियो रिकॉर्ड कनेक्ट करने में, होने में टाइम बिल्कुल। मैच नहीं कर पा रहा था। बट थैंक सर का जो डेडिकेशन रहा है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी मेरे को ऐसा लगा है कि इंफॉर्मेशन उनके टाइम पे नहीं थी, तो वो ये चाहते हैं कि आज के टाइम पे वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी यही सोच के ये चेन कंटिन्यू कर रहा हूँ कि रियल एक्सपीरियंस आपको जानने का मौका मिले, और केवल एक ऑप्शंस को आप देख के ये ना सोचे कि मेरा इसमें नहीं हुआ तो मेरी लाइफ ही एंड हो गई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया, ठीक है। एंड आज रिपब्लिक डे भी है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे। और हैप्पी रिपब्लिक डे आपको भी। सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू सो मच थैंक यू। सर।